वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध के अभ्यास प्रश्न। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक निराश क्यों नहीं है जबकि अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं? कोई धोखाधड़ी कर दे तो अधिकांश लोग निराश हो जाते हैं। देखिए, लेखक को लोगों ने धोखा दिया है फिर भी वह निराश नहीं है। इसका कारण यह रहा कि लेखक केवल उन्हीं बातों का हिसाब नहीं रखता जिनमें उसने धोखा खाया है। लेखक को अपने जीवन में घटित वे घटनाएं भी याद है जब लोगों ने अकारण ही, बिना कारण ही उसकी सहायता की है, लेखक की सहायता की है और उसके निराश मन को सांत्वना दी है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना, दूसरी बस लाना, पानी लेकर आना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है और वह आशावादी है कि अभी भी समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इसलिए निराश होने की क्या जरूरत है, कुछ तो बाकी है तो इसे फिर से बढ़ाया जा सकता है। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? किसी के दूसरों के दोष उद्घाटित करना, दूसरों के दोष को प्रकाश में लाना कब बुरा हो सकता है? देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब संबंधित व्यक्ति के दोषों को उभारा जाए, किसी भी व्यक्ति के दोषों को उभारा जाए और वह इसे अपनी बदनामी समझकर विरोध करने की दृष्टि से उग्र रूप ले लेता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है भैया जबरदस्त। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों या कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखे। क्या ये सार्थक है? सार्थक तो है, लेकिन सार्थक कब रह सकते हैं, इस पर अपने विचार लिखने हैं। देखिए, इस प्रकार के समाचारों की सार्थकता तो है, लेकिन इसके पीछे इनकी समाचार संपादक जो समाचार का संपादन करने वाला है या चैनल का उद्देश्य नेक होना चाहिए, अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। इससे संबंधित समाचार पत्र या समाचार चैनल की निश्चित ही लोकप्रियता बढ़ती है। अगर किसी नेता की अगर इस तरह की बात करें या किसी बड़े आदमी की इस तरह की बात करें कि उसकी कमी को सबके सामने लाया जाए तो चैनल पर बहुत लोकप्रिय हो जाता है। चैनल सब लोग देखते हैं उस चैनल को। आजकल देखिए, जैसे सुशांत सिंह की खबर आ रही है तो लोग उसे देखने में इंटरेस्ट चाव से देखते हैं कि अब क्या होगा, कौन कौन पकड़ में आ रहे हैं, उनकी क्या क्या कमी है, सामने आ रही है सबकी कमी। लेकिन उनके इरादा नेक होना चाहिए। समाचार पत्रों का, चैनलों का अच्छा इरादा होना चाहिए। समाचार पत्रों या चैनलों की निश्चित ही लोकप्रियता बढ़ती है, बस शर्त है क्या, उसकी नियत किसी को बदनाम करने या धन कमाने की नहीं होनी चाहिए। किसी को केवल और केवल बदनाम करने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी बुराई को दूर करने का उसका इरादा होना चाहिए। नेक उद्देश्य से इस प्रकार के समाचारों का प्रकाशन जनहित में है। लोगों का इससे फायदा होगा, जनहित होगा कि उसकी बुराइयां दूर हो जाएगी जिससे लाखों लोगों को नुकसान पहुंच रहा था। ऐसे समाचारों से लोग सीखते हैं और दुनिया के कार्य व्यवहार से भी परिचित होते हैं कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कौन आदमी किस प्रकार के बुरे कार्य कर रहा है, कौन अच्छा कार्य कर रहा है। और इन समाचार चैनलों से प्रकाशित होगी तो उसकी बुराई भी निश्चित रूप से दूर होगी। देखिए, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? संभावित यानी ऐसे परिणाम जिनकी संभावना है। आपस में चर्चा कीजिए। आपको अपने घर में चर्चा करनी है। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा तो इसका क्या परिणाम होगा? भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अर्थात ईमानदार व्यक्ति को मूर्ख समझेगा तो वह क्यों ईमानदार रहेगा, क्यों वह ईमानदारी प्रदर्शित करेगा? भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही देगा ना, वह स्वयं भी भ्रष्टाचारी करेगा, झूठ ही बोलेगा, तो इससे उसका कोई लाभ नहीं है। इसमें देखिए चौथे का, अब इसका क्या परिणाम हो सकता है? सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। सच्चाई केवल और केवल
भीरू, डरपोक और बेबस, बेरोजगार, यह लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो अगर सच्चाई केवल ये लोग ही बोलते रहे और बड़े लोग झूठ बोलते रहे तो क्या होगा? तानाशाही बढ़ेगी, किसी एक ही व्यक्ति वो राज करेगा जो झूठ बोल रहा है, जिसकी चल रही है। सच्चाई वाले तो केवल डरपोक है, डरते हैं क्योंकि उनकी चलती नहीं है, बेबस है, मजबूर है, वो बोलते हैं। तो ऐसे में तानाशाही बढ़ेगी, केवल एक ही आदमी का या जो बड़ा वर्ग है उसका शासन चलेगा, उनकी मन मर्जी चलेगी और लोगों के मन में सच्चाई के प्रति आस्था नहीं रह जाएगी। लोगों में क्या होगी? वो स्वयं भी सच बोलना छोड़ देंगे कि यार सच बोलना तो क्या होगा, सच बोलेंगे तो हमारा जीवन ही नरक के समान हो जाएगा। दूसरा देखिए इसका क्या परिणाम होगा। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका परिणाम क्या होगा? झूठ और फरेब करने वाले लोग जब फलते फूलते हो तो फिर परिणाम क्या आएगा? देखिए, झूठ और फरेब करने वाले फलते फूलते हो तो लोगों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब झूठ बोलने वाले ही आगे बढ़ रहे हैं, सच बोलने वाले पीछे रह रहे हैं, तो भाई आगे बढ़ने के लिए वे भी झूठ बोलेंगे, सभी झूठ बोलेंगे, सभी भ्रष्टाचार करेंगे, सभी रिश्वत देंगे आगे बढ़ने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए। रिश्वत से ही अगर पद मिल रहा हो तो फिर रिश्वत ही देंगे, रिश्वत से ही कार्य हो रहा हो तो फिर रिश्वत ही देंगे। क्या करेंगे? भ्रष्टाचारी बढ़ेगा। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। जब हर आदमी दोषी हो और गुणी हो ही नहीं या बिल्कुल ही कम हो तो फिर क्या परिणाम आएगा? लोगों में अविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि वे किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। जब सभी दोषी है, सभी अवगुणी है, गुण किसी में नहीं है, तो फिर लोग किस पर विश्वास करेंगे? लोगों में अविश्वास की भावना ही बढ़ेगी, वे किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इसे बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं और बेहतर नाम सुझा सकते हैं, बता सकते हैं? पहले तो इसका ये नाम रखने का कारण क्या था? देखिए, लेखक ने इस लेख का शीर्षक, इस लेख का नाम क्या निराश हुआ जाए समाज में बढ़ रहे अराजकता के तत्वों के आधार पर रखा होगा। समाज में बढ़ रही आतंकवादी घटनाएं, समाज में बढ़ रही ऐसी बुराइयों के कारण ऐसा रखा होगा। लेकिन उसने यह भी अनुभव किया होगा, यह भी एहसास किया होगा कि इस बढ़ती अराजकता के बीच, इस बढ़ते हुए विपरीत माहौल के बीच में भी मानवीय भाव आज भी जीवित है, आज भी मानवता जीवित है लोगों में, जिनके सहारे हमारे देश की मानवता कभी मिट नहीं सकती। क्योंकि आज भी लोगों में ऐसी मानवता, ईमानदारी, सत्यता मौजूद है। बहुत ज्यादा लोग बेईमान हो गए, झूठे हो गए, लेकिन कुछ लोगों में अभी ये बीज बाकी है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है आशावादी बनो, आशा रखो, फिर सुबह होगी, रात बीतेगी, ये जो अंधकार है भ्रष्टाचार का ये जरूर मिटेगा, फिर नया सवेरा होगा, आदि अन्य शीर्षक रखे जा सकते हैं। इनके अलावा भी आप और भी शीर्षक बताएंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखेंगे। देखिए आगे, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद में कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे और उसके चुनाव का कारण भी बताइए। ये जो चिन्ह दे रखे हैं इनमें से कौन सा चिन्ह इस शीर्षक के बाद में लगाया जा सकता है और क्यों लगाया जा सकता है उसका कारण भी आप बताएंगे। अगर पूर्ण विराम लगाते हैं तो क्यों लगाएंगे, आप कारण बताएंगे। विस्मयादि बोधक लगाए तो क्यों लगाए, आप कारण बताएंगे। देखिए, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक के बाद में यदि कोई विराम चिन्ह लगाने को कहा जाए तो दिए गए चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह लगाना उचित होगा, क्योंकि इसका कारण यह है कि इस शीर्षक से लेखक की जिज्ञासा भावना का पता चलता है। वो पूछना चाहता है, वो जिज्ञासु ये जानना चाहता है कि क्या निराश हुआ जाए, बताओ। अरे भाई निराश हो जाए क्या, बताओ। तो ये प्रश्न वो पूछ रहा है लेखक अपने पाठकों से, पढ़ने वालों से, अपने समाज के लोगों से। बताओ क्या निराश हो जाए, आप भी हो जाओ, मैं भी हो जाऊं निराश, क्या बताओ, होना चाहिए क्या? क्योंकि लेखक समाज में हो रहे गलत कार्यों को देखकर विचलित नहीं हो रहा है। ये तो सदा से ही समाज में व्याप्त रहे, ये गलत कार्य तो सदा से होते आए हैं भाई, फिर निराश क्यों हो जाए। इनके खिलाफ हमें कदम उठाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, इनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए, बल्कि निराश नहीं होना चाहिए। फिर वह लोगों से पूछता बताओ ना क्या निराश हो जाए, क्या नहीं होना चाहिए। वह उसके मन में आशा है कि नहीं ये बुराई खत्म होगी। इस स्थिति को अनुभव कर वह आशावादी दृष्टि से प्रश्नवाचक शैली में पाठकों से जवाब की अपेक्षा करता है कि मेरा ये लेख पढ़कर, ये निबंध पढ़कर लोग मुझे जवाब देंगे कि भाई नहीं नहीं निराश मत हो, हम भी नहीं होंगे आप भी मत हो। आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बताइए
आदर्शों की हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन पर जब हमारी चलने की बारी आती है तो फिर क्या हाल हो जाता है। देखिए, लेखक का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि आदर्शों की बात करना बड़ी आसान है, लेकिन उन पर चलना कठिन है। यह बात पूर्णतया सत्य है और हम इस बात से पूरी तरह सहमत है, क्योंकि हम आदर्शों की बातें तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आदर्शों की बात तो करते हैं कि ईमानदार बनेंगे, देश हित का कार्य करेंगे, सत्य बोलेंगे, दहेज नहीं लेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, भारत माता के लिए हम जान से तैयार है, जान देने को तैयार है, लहू का एक एक कतरा बहा देंगे। लेकिन परिस्थिति और समय आने पर हम स्वार्थ में गिरकर इन सब का पालन नहीं कर पाते हैं, हम इनके विपरीत आचरण करते हैं। लोग, आपको पता है, रिश्वत लेते हैं या जो पैसा पास होते हैं उन्हें खा जाते हैं, जबकि वो पहले घोषणा क्या करते हैं कि हम ये पूरा पैसा देश हित में लगाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, उसमें लगाएंगे, लेकिन पैसा हाथ में आते हैं तो आधा पैसा ही खा जाते हैं। देखिए, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, या आपको लिखने हैं कि उन्होंने किस प्रकार का सपना देखा होगा कि हमारा भारत इस प्रकार का होना चाहिए, उनके क्या विचार थे भारत के बारे में। देखिए, हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी, ऐसा सपना देखा था जिसमें सभी एक दूसरे से प्रेम व सहयोग की भावना से मिलकर रहें, शेर बकरी एक घाट पर पानी पिए, इस तरह का वातावरण मेरे देश का हो, मेरे भारत का हो, और इसकी महान संस्कृति का अनुकरण देश विदेश करे, दूसरे देश करे कि क्या भारत की संस्कृति है, क्या भारत का ज्ञान है, हमारे यहाँ से लोग हमारे यहाँ से ज्ञान लेकर जाएं। वे चाहते थे कि आर्य और द्रविड़ सारी जातियां, हिंदू, मुसलमान, यूरोप और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत ही हो, यहाँ पर सब तरह की संस्कृति फले फूले। उन्होंने इस भारत को मानव महासमुद्र के रूप में देखना चाहा है कि यहाँ पर हर प्रकार के मनुष्य सब प्रेम रहे, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सब रहे, ईसाई रहे, सब यहाँ पर मिलजुल कर रहे। अब हम देखते हैं भाषा की बात, और भाषा की बात में देखिए, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। संधि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन समास अब पढ़ेंगे। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें दोनों शब्द या दोनों पद प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग या प्रधान हो, जो दोनों ही पद प्रधान हो, दोनों ही बराबर हो, दोनों ही मुख्य हो, तो एक दूसरे में द्वंद्व है। द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़ा, स्पर्धा या होड़ की संभावना होती है। दोनों बराबर हो तो भाई हारे कौन, दोनों ही बराबर रहेंगे। और एक कमजोर हो और दूसरा पावरफुल हो तो बराबर कहाँ है, दोनों मुख्य कहाँ है, दोनों प्रधान कहाँ है। जब दोनों ही बराबर हो तो कोई नहीं हारेगा, दोनों ही बराबर है, दोनों में होड़ चलती रहेगी। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। जैसे चरम और परम, तो इसमें चरम परम, भीरू और बेबस तो भीरू बेबस, दिन और रात दिन रात। देखिए, इनके बीच में जो भीरू और बेबस, दिन और रात, ये जो और शब्द है, ये जो योजक है, और इसकी जगह और के साथ में और को हटाकर और के साथ में आए शब्दों के जोड़े को, और के साथ में जो शब्द आया ना, देखो, भीरू और बेबस, चरम और परम, दिन और रात, ये जो जोड़ा आया दिन रात का, इसके बीच में और शब्द है। इस जोड़े के और शब्द को हटाकर इस प्रकार का योजक चिन्ह लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिख दिया जाता है, बिना योजक के भी लिख दिया जाता है। हम समास में इसकी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर आपको लिखने हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण हमें लिखने हैं। देखिए, द्वंद्व समास के 12 उदाहरण इस प्रकार से हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप, आरोप लगाना, प्रत्यारोप यानी उल्टा आरोप लगाना, वापस आरोप लगाना, फल फूल, लोभ मोह, काम क्रोध, कायदे कानून, मारना पीटना या मारने पीटने, गुण दोष, सुख सुविधा, झूठ फरेब। अब ये जो बीच में योजक लगा है, इसे हटाकर हम और लगा सकते हैं। आरोप और प्रत्यारोप, फल और फूल, लोभ और मोह, काम और क्रोध, कायदे और कानून, मारने और पीटने, गुण और दोष, सुख और सुविधा, झूठ फरेब, झूठ और फरेब, कानून धर्म, धर्म और कानून, कानून और धर्म, भोजन पानी या पानी भोजन। देखिए, भोजन और पानी हो सकता है, योजक की जगह हम और लगा सकते हैं। ईमान सच्चाई ईमानदारी, तो योजक को हटाकर हम और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सच्चाई और ईमानदारी। ये इसका समास विग्रह हो जाता है। चलिए, भाषा की बात को हम आगे बढ़ाते हैं, और भाषा की बात में हम दूसरे नंबर पर देखते हैं, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर हमें लिखने। इस पाठ में हमने जो पाठ पढ़ा इस निबंध में, इसमें तीनों प्रकार की संज्ञाएं हम संज्ञा पढ़ चुके हैं पहले। डिजिटल हिंदी ग्रामर
में हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, तीनों ही प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण इस पाठ में से खोजकर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, इसे हम पहले डिजिटल हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में हम समझ चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है भारतवर्ष, किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक जगह का नाम, एक देश का नाम। भारतवर्ष देश का नाम है। तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, ये किसी आदमी के नाम है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी एक वस्तु का नाम हो सकता है, एक स्थान का नाम हो सकता है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद में आप जस्ट संज्ञा का वीडियो जरूर देखें। जातिवाचक संज्ञा देखिए, देश, आदमी, लोग, समाचार पत्र, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, श्रमजीवी, रेलवे स्टेशन, परिवार, बच्चे, ड्राइवर, बस, कंडक्टर, डाकू, पंडित जी, बस अड्डा, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यानी जिसमें एक जाति या एक समूह का बोध हो, किसी एक का नहीं, किसी एक विशेष का नहीं, बल्कि पूरी जाति का या पूरे वर्ग का या पूरे समूह का बोध हो जाता है, वह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। आप संज्ञा का वीडियो जरूर देखें। देखिए तीसरी है भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव, गुण, दोष, ईमानदारी, इस तरह की आकार, प्रकार, दोष, ये सारी बातें आ जाती है। गुण, दोष, झूठ, फरेब, लोभ, मोह, काम, क्रोध, प्रेम, चोरी, बुराई, अच्छाई, खराबी, दया, माया, भयभीत, व्याकुल, विश्वासघात, संयम आदि भाववाचक संज्ञाएं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञाएं होती है।